दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प खबर से शुरू करते हैं। आज 27 अगस्त 2026 है और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर 20 सांसदों को हाई टी पर बुलाया है। अब जब मोदी जी 20 सांसदों को अचानक चाय पर बुलाते हैं तो पूरी दिल्ली में सन्नाटा छा जाता है, फुसफुसाहटें शुरू हो जाती है, न्यूज़ चैनल वालों की बाछें खिल जाती है, गोदी मीडिया वाले अपने कैमरे लेकर के मैदान में उतर जाते हैं। हर तरफ एक ही चर्चा, कैबिनेट फेरबदल आज हो जाएगा, आज ही होगा, बिल्कुल आज ही होगा। दोस्तों ये चर्चा नई नहीं है, ये चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है। हर हफ्ते सुनते हैं कि इस हफ्ते होगा, हर महीने सुनते हैं कि इस महीने होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। यही वजह है कि आज मैं इसे बिरबल की खिचड़ी कह रहा हूँ। वो खिचड़ी जो पकाने के लिए बिरबल ने आग जलाई थी, लेकिन आग पास तक थी नहीं और चूल्हे पर बर्तन बहुत ऊपर था, तो खिचड़ी कभी पकी ही नहीं। ठीक वैसे ही मोदी कैबिनेट का ये फेरबदल भी बस पकने का इंतज़ार कर रहा है, पकता ही नहीं है। अब क्यों नहीं पक रहा है, कौन इसे पकाने नहीं दे रहा है और कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री है जो अंगद की पैर की तरह अपनी कुर्सी पर जम गए हैं? इस सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं आज हुई हाई टी मीटिंग से। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में मोदी जी ने 20 सांसदों को बुलाया है और तर्क वितर्क ये है कि यही वो 20 नवरत्न हैं जिनको आगे मंत्री बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब मोदी जी सत्ता में नए नए आए थे तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हुआ करता था। सुबह किसी को खबर नहीं होती थी, दोपहर तक कुछ नहीं होता था और शाम को अचानक राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण हो जाता था। अगले दिन अखबार में तस्वीरें छप जाती थी। लेकिन दोस्तों वो ज़माना अब लग चुका है। अब तो कैबिनेट फेरबदल की खबरें महीनों पहले लीक हो जाती है, फिर हफ्तों तक चर्चा चलती है, फिर तारीखें बदलती रहती है और आखिर में कुछ होता ही नहीं है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि इस सरकार का जो ग्रिप था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। राजनीतिक पूंजी अब पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों अब बात करते हैं उस मुख्य मुद्दे की जिसने बीजेपी के सारे थिंक टैंक की नींद उड़ा दी है। वो मुद्दा है सीसीएस का, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये सरकार का सबसे ताकतवर हिस्सा होती है। इसमें 4 लोग होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर। यही 4 लोग असल में देश की सारी बड़ी नीतियां तय करते हैं। कहा जा रहा है कि टॉप लीडरशिप चाहती है कि पूरा का पूरा सीसीएस बदल दिया जाए, नया चेहरा लाया जाए, नई ऊर्जा लाई जाए। दोस्तों ये सुनने में तो बहुत बड़ा फैसला लगता है, गुजरात टाइप का फेरबदल कहा जाता है, क्योंकि गुजरात में तो मुख्यमंत्री तक बदल दिया जाता था। विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र पटेल को बैठा दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री तो बदलने वाले नहीं हैं और अगर सीसीएस के 4 मंत्री बदले तो अमित शाह भी जाएंगे। अब कौन ऐसा है जो अमित शाह से कहे कि साहब आप जाइए? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर मोदी जी अकेले ये फैसला लेना चाहते तो शायद नहीं ले सकते, क्योंकि अब वो अकेले नहीं हैं। अब गठबंधन की सरकार है, नायडू है, नीतीश की पार्टी है, चिराग हैं, हर कोई अपना हिस्सा मांग रहा है। ऐसे में इतना बड़ा फैसला लेना नामुमकिन सा है। अब बात करते हैं उस पूर्व मुख्यमंत्री की जिनका जिक्र हो रहा है। हिंट देते हैं दोस्तों, ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य में लगातार 4 बार बीजेपी को सत्ता में बैठाया, अपने दम पर बहुत मुश्किल चुनाव जीता, फिर भी पार्टी ने उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आंसुओं के साथ उन्हें दिल्ली बुलाया गया। उनकी जगह एक ऐसे नेता को बिठा दिया गया जो पर्ची से मुख्यमंत्री बना। दोस्तों मैं नाम नहीं लूँगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप समझ गए या नहीं। लेकिन एक और हिंट दे देता हूँ, ये आडवाणी गुट के बहुत करीबी माने जाते थे। एक दौर में जब बीजेपी में गुजरात और मध्य प्रदेश की जोड़ी थी तब ये तय नहीं हो पाता था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर वक्त बदला, गुजरात की जोड़ी आगे बढ़ गई और मध्य वाले पीछे रह गए। आज उनके पास कृषि और ग्रामीण विकास का मंत्रालय है और सुनने में आ रहा है कि उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि गडकरी की तरह वो भी अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले गडकरी ने काटोल में कहा था कि अब मैं थक गया हूँ, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। फिर शाम को उनके दफ्तर से सफाई आई कि साहब का बयान आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया था। ऐसा ही कुछ इन पूर्व मुख्यमंत्री से भी करवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। दोस्तों इन्होंने साफ कह दिया है कि मैं किसी की खैरात की राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने दम पर आगे आया हूँ। मुझे बहुत लंबा वक्त हो गया है राजनीति में, इतने साल मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, अब कोई मुझे ऐसे उठा करके बैठा नहीं सकता। यानी उन्होंने बगावत के संकेत दे दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कहानी बहुत गहरी है। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से खींचकर मंत्री बनाया जाता है तो थोड़ा बहुत सम्मान बचा रहता है, लेकिन जब मंत्री की कुर्सी से भी खींचने की कोशिश हो
तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा। इसीलिए वो अंगद के पैर की तरह जम गए हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी हलचल की। वो हलचल है NSA के पद पर, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अभी ये पद अजीत डोभाल के पास है। अजीत डोभाल पिछले 12 साल से लगातार मोदी जी की आंख और कान बने हुए हैं। हर विदेश दौरे पर मोदी जी के साथ, हर बड़े फैसले पर मोदी जी के साथ, हर संकट में मोदी जी के साथ। लेकिन अब उम्र काफ़ी हो चुकी है, कहा जा रहा है कि उन्हें भी बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर डोभाल बदले जाते हैं तो ये सबसे बड़ा फेरबदल होगा, किसी राज्य मंत्री के मंत्री बनने से भी बड़ा फेरबदल, क्योंकि डोभाल का पद संवैधानिक नहीं है लेकिन ताकतवर बहुत है। विदेश नीति से लेकर के आतंकवाद तक सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहा है। अगर वो चाहते हैं तो एक पूरा युग खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं विदेश मंत्रालय की। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में विदेश नीति का जो हश्र हुआ है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं। ट्रंप ने वापस आते ही टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। रूस के साथ बैलेंस ठिकाना मुश्किल हो रहा है। चीन के साथ तो पहले से ही रिश्ते ख़राब हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद है। कहीं भी विदेश नीति के मोर्चे पर कामयाबी नहीं मिल रही है। तो अगर एस जयशंकर को बदला जाता है तो ये एक तरह से अस्वीकारोक्ति होगी कि हाँ साहब, हमारी विदेश नीति फेल हो गई है। इसीलिए बदलाव कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति करने की हिम्मत क्या मोदी सरकार जुटा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की। दोस्तों, ये मामला और भी गंभीर है। अभी शिक्षा मंत्रालय पार्ट टाइम चल रहा है। पूर्णकालिक मंत्री कोई है नहीं। प्रहलाद जोशी के पास अतिरिक्त प्रभार है, यानी कि उनके पास पहले से कोयला और खनन मंत्रालय है, ऊपर से शिक्षा मंत्री भी दे दिया गया है। अब ये कैसा मैसेज जाता है दोस्तों? आज पूरे देश की जनरेशन जी सड़कों पर है, नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, नीट में गड़बड़ी हो रही है, यूपीएससी में शिकायतें हैं और शिक्षा मंत्रालय बिना मंत्री के चल रहा है। यही वजह है कि छात्र गुस्से में हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बार शिक्षा मंत्रालय के लिए कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा जो छात्रों का गुस्सा ठंडा कर सके। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा नाम चर्चा में है, नंदन नीलेकणी का। जी हाँ दोस्तों, वही नंदन नीलेकणी जो इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। उन्होंने आधार कार्ड की पूरी परिकल्पना की थी। कहा जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक दो और कॉरपोरेट चेहरों के नाम भी उछल रहे हैं। दोस्तों, ये सब मैसेजिंग का हिस्सा है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि हम पेशेवर तरीके से सरकार चला रहे हैं, हम पुरानी राजनीति से हटकर नए तरीके से काम कर रहे हैं, हम कॉरपोरेट से भी लोगों को ला रहे हैं। लेकिन जनता भी अब समझदार हो चुकी है। जनता जानती है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नीति बदलनी होगी, नियत बदलनी होगी। दोस्तों, 3 हफ्ते पहले मोदी जी ने 45 नए एनडीए सांसदों के साथ भी एक मीटिंग की थी। तब से हर कोई अपनी अपनी लॉटरी लगाने का इंतजार कर रहा था। राघव चड्ढा से लेकर के तमाम युवा नेताओं तक हर किसी के दिल में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन नतीजा वही ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं हुआ। कहीं देखने पढ़ने में आया, कहीं तस्वीरें आई, कहीं बयान आए, लेकिन असल में कोई कैबिनेट में नहीं आया। और आज एक बार फिर 20 सांसद बुलाए गए हैं तो पूरे दिन चर्चा चलेगी। हर न्यूज़ चैनल पर लाइव शुरू हो जाएगा, हर एंकर अपनी अपनी थ्योरी बताएगा, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, फिर पता चलेगा कि साहब कैबिनेट फेरबदल तो नहीं हुआ। बस चाय पी गई, बिस्कुट खाए गए, गप्पे हुए, तस्वीरें खींची और सब अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है, अगर आज कैबिनेट फेरबदल नहीं हुआ तो अगले कई दिन तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल यानी कि 28 अगस्त को मोदी जी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। वो 11 सितंबर को वापस आएंगे। फिर 2 सितंबर तक निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल विदेश से लौटेंगे। तो कैबिनेट फेरबदल का अगला मौका सितंबर के पहले हफ्ते के बाद ही मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि फडणवीस को दिल्ली बुलाकर के बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर फडणवीस दिल्ली आते हैं तो महाराष्ट्र में कौन बचेगा? क्या बीजेपी अभी इस हालात में है कि वो अपने सबसे मजबूत नेता को हटा करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दे, यानी अपनी सहयोगी पार्टी के भरोसे इतना बड़ा राज्य छोड़ दे? दोस्तों, अभी इस साल के आखिरी में महाराष्ट्र में नगर निगम और स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। बीएमसी का चुनाव है। ऐसे में फडणवीस को हटाना बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। इसीलिए ये भी सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगी।
फडणवीस मुंबई में ही रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। इसी बीच कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का भी नाम आ रहा है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। लेकिन योगी जी को उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाना और भी बड़ा फैसला होगा, क्योंकि यूपी बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। अगर वहाँ का मुख्यमंत्री बदला तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी 2 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनका विदाई लगभग तय मानी जा रही है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है, इसीलिए इन दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ेगा। इसके अलावा जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को हाल के राज्यसभा चुनाव में दोबारा नामांकन नहीं मिला, तो ये भी बाहर होंगे। यानी कम से कम 4 जगह तो खाली हो ही रही हैं। अब इन जगहों पर कौन आएगा, यही असल सवाल है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको साफ कर देता हूं, अगर आज CCS में कोई फेरबदल नहीं होता, अगर सिर्फ 1-2 राज्य मंत्रियों की जगह भरी जाती है, अगर सिर्फ छोटे मोटे बदलाव होते हैं, तो ये कोई बड़ा फेरबदल नहीं है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। गोदी मीडिया इसे भले ही ऐतिहासिक बताए, लेकिन असल में कुछ नहीं बदलेगा। बड़ा फेरबदल तभी माना जाएगा जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कोई हलचल होगा, या फिर NSA बदला जाए, या फिर विदेश मंत्रालय में कोई बड़ा बदलाव हो। इसके अलावा जो भी होगा वो कॉस्मेटिक चेंज कहलाएगा। दोस्तों, अगर आज कैबिनेट फेरबदल का दिन है भी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी अटकलें, क्यों इतनी खींचतान, क्यों इतना समय। इसका जवाब सीधा है, बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। गठबंधन के हर सहयोगी अपना हिस्सा मांग रहा है। चंद्रबाबू नायडू अपनी शर्तें रख रहे हैं, चिराग पासवान अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, जेडीयू में असंतोष है, यहाँ तक कि खुद बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी है। ऐसे में मोदी और अमित शाह अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि जो पहले 24 घंटे में हो जाता था, वो अब महीनों से लटका हुआ है। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है, नितिन नवीन की नई टीम को भी 6 से 8 महीने इंतजार करना पड़ा था अपनी टीम के लिए। फिर जब टीम आई तो एक राम माधव को छोड़ करके कोई ऐसा नाम नहीं था जिसे सुन करके सरप्राइज हो। यही सरप्राइज एलिमेंट की कमी अब बीजेपी की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई है। मीडिया अटकलें लगातार रहता है, जनता इंतजार करती रहती है, लेकिन असल में कुछ खास नहीं होता। दोस्तों, इस बीच जंतर मंतर एपिसोड ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आरक्षण के मुद्दे पर छात्र सड़कों पर हैं, यूपी के छात्र सड़कों पर हैं, बिहार के छात्र सड़कों पर हैं, दिल्ली के छात्र सड़कों पर हैं। हर माहौल में सरकार का नैरेटिव कमज़ोर हो रहा है, और जब नैरेटिव कमज़ोर होता है तो सरकार भी कमज़ोर हो जाती है। यही स्थिति है आज बीजेपी की। इसीलिए हर बड़ा फैसला लेने से पहले वो 10 बार सोचती है, 20 बार सलाह लेती है, फिर भी नहीं ले पाती। चलिए, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आज सचमुच कैबिनेट फेरबदल होगा? क्या पूरा का पूरा CCS बदला जाएगा? क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री जो अंगद के पैर की तरह जमे हैं वो हिलेंगे? और क्या आपने अंदाज़ा लगाया है कि मैंने किस पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात की है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह आपका पॉलिटिकल टेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।